वाकिफ कहाँ जमाना हमारी उड़ान से, वो और थे जो हार गए आसमान से। रास्ते में आने वाली रुकावट हो या जमाने की रोक टोक, मैं न रुकूंगी। मैंने आगे बढ़ने की ठानी है और मैं आगे बढ़कर रहूंगी। कुछ ऐसे ही जज्बे को लेकर निकल पड़ी है सुपर्णा सरकार रफ्तार की सवारी पर। आपका वेलकम है हमारे इस प्रोग्राम में। बहुत बहुत शुक्रिया तरन्नुम। सबसे पहले तो ये बताइए कि आपने बाइकिंग को चुना। बाइकिंग एक तरह से कहें तो मेल्स ज्यादा पसंद करते हैं, उन्हीं का ये शौक है, लेकिन आपने उसको चुना और आपने शादी भी बड़े अनोखे तरीके से की। तो ये क्या कुछ बचपन से ही अलग करना था? सोच ही ऐसी थी कि मैं कुछ अलग ही करूंगी लाइफ में? जहाँ हम बात कर रहे हैं कि मैंने बाइकिंग को चुना, तो मैं कहना चाहूंगी शायद बाइकिंग ने मुझे चुना। और हम आमतौर पर यही कहते हैं कि मोटरसाइकिल जो है वो लड़के चलाते हैं या इट्स अ मेल डोमिनेटेड थिंग। बट क्या कभी किसी ने लड़कियों से पूछा कि तुम क्या करना चाहती हो? तो ये सवाल मैंने अपने आप से बहुत जल्दी पूछा था अपने जिंदगी में। कितनी जल्दी पूछा था? तो हमेशा से मुझे कुछ अलग करके दिखा रहा था। स्कूल में कुछ बच्चे होते हैं जो पढ़ाई में इंटरेस्ट रखते हैं, कुछ बच्चे होते हैं जो खेल कूद में या ड्रामा में इंटरेस्ट रखते हैं। मुझे हर सब चीज करनी थी। अच्छा। तो बचपन से ही मुझे ये था, जीतने में इतना इंटरेस्ट नहीं था मुझे, बट मुझे लगता था कि अगर सिंगिंग कॉम्पिटिशन हो रहा है चलो ट्राई करते हैं। तो गाना भी मैंने गाना शुरू कर दिया। हाँ, कुछ ना कुछ करते रहना। मतलब कभी मैंने सोचा, हमेशा एक क्यूरियोसिटी थी, एक जानने की इच्छा थी कि ये कैसे करते हैं। तो चाहे वो क्ले में पॉटरी करना हो या ड्रामेटिक्स हो, किसी का रोल। मैंने ये नहीं सोचा कि अच्छा मुझे एक दादाजी का रोल मिल रहा है या एक बंगाली बाबू का रोल मिल रहा है, कुछ भी मिल रहा है। तो मैंने चूज नहीं किया, मैंने कहा ट्राई करते हैं। हाँ। और करते 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 वो एक आदत सी बन गई कि कुछ चलो नया करते हैं लाइफ में। तो इसी तरीके के मेरे शौक थे। बचपन में साइकिलिंग खूब की है मैंने। अच्छा। मतलब ऑलमोस्ट शायद मैं 3rd स्टैंडर्ड में थी, तब से मैंने साइकिल से स्कूल जाना शुरू किया। और उस समय जब मैं बड़ी हुई 11th 12th में पढ़ती थी, तो लड़के थोड़ा मजाक भी उड़ाते थे कि सुपर्णा की साइकिल जो है, उस जमाने में बाइक होती थी। अच्छा। अर्डिनो। सुपर्णा की जो साइकिल है जो अर्डिनो से ज्यादा तेज चलती है। अच्छा। तो इस तरीके से था, लेकिन मैंने कभी उसको दिल पे नहीं ली बात। मुझे लगा कि ठीक है चलो, जो करना है मुझे वो करना है, कोई रोके कोई टोके, मुझे रुकना नहीं है। लेकिन आपने आगे चलकर बड़े होकर इंजीनियरिंग को चुना और आपने जॉब भी की एज अ इंजीनियर। फिर आपने इंजीनियरिंग क्यों छोड़ी? इंजीनियरिंग मेरी डिग्री थी। मुझे लगता है कि अगर हम कॉलेज लेवल तक की अपनी एजुकेशन कंप्लीट करते हैं तो हमारे पास अपॉर्चुनिटीज बहुत होती है आगे जाके। तो कॉलेज की पढ़ाई खत्म हुई और मैं लकी थी कि मेरा प्लेसमेंट भी हो गया कॉलेज टाइम में और मैंने जॉब शुरू कर दी। तो वो शुरू हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे मन में ये था कि कुछ अपना करना है, कुछ अलग से भी करना है। मैंने कॉलेज के फाइनल ईयर में बाइक चलाना शुरू किया था, तो एक एज अ हॉबी की तरह शुरू हुआ। बट धीरे धीरे करते हुए वो मुझे लगा कि ये कुछ ज़्यादा ही मुझे पसंद आने लगा है। जहाँ भी मोटरसाइकिलें दिखती थी तो मेरा ध्यान वहाँ चला जाता था, फोकस वहीं चला जाता था। अच्छा। सबको लगता था कि सुपर्णा शायद लड़कों को चेकआउट कर रही है। अच्छा। क्योंकि बाइक चलाते हुए लड़के होते थे, मैं कहती नहीं, मैं लड़कों को नहीं, मैं बाइक को नोटिस कर रही हूँ कि क्या फीचर्स है, क्या कलर है, नई कौन सी बाइक है, कौन सी कंपनी की है। तो इंजीनियरिंग मैंने कंप्यूटर साइंस में की थी, लेकिन मेरा जो रुझान है वो होने लगा मैकेनिकल की तरफ, यानी कि बाइकों की तरफ। तो मजा आने लगा। लेकिन हाँ, एक चीज हमेशा से मैंने सीखी थी कि कॉलेज के बाद मुझे अपने घर वालों से पैसों के तौर पे हेल्प नहीं लेनी थी, मुझे अपने आप से ही करना था अपना। तो जहाँ मैंने 2 साल का गोल बनाया था, 5 साल लगे, लेकिन मेरी खुद की अपनी बाइक आ गई, एक रॉयल एनफील्ड। तो आज मैं कि बड़े गुरूर से कह सकती हूँ कि मेरी मोटरसाइकिल जो है मेरी खुद की खरीदी हुई है। इट्स नॉट #डैड्स गिफ्ट। आमतौर पे लड़कियां जो सेविंग्स करती हैं उनका यही होता है कि मुझे गोल्ड का ये लेना है या मुझे इस बार ये बनवाना है, और आपने ली बाइक। जब आप वो लेकर आई घर, क्योंकि पेरेंट्स को तो मालूम नहीं था, तो उनका क्या रिएक्शन था? शुरू में वो गुस्सा तो बहुत हुए। हाँ। उन्होंने एक लाइन जरूर कही जो मैं कहना चाहूंगी कि इतने में तो एक सेकंड हैंड कार आ जाती।
अच्छा, लेकिन मैंने कहा मुझे कार का कंफर्ट नहीं चाहिए, मुझे बाइक का एडवेंचर चाहिए। उनका मानना ये था कि मोटरसाइकिल लड़कियां नहीं चला सकती, ऐसा वो नहीं सोचते थे। उनका डर था सेफ्टी का, बिकॉज हम आमतौर पे देखते हैं, सभी हम ये मानते हैं कि मोटरसाइकिल चलाना रोड पे सेफ नहीं है, बहुत एक्सीडेंट्स होते हैं, इस तरह की सोच थी। बट धीरे धीरे मैंने भी जब इस फील्ड में एक्सपीरियंस गेन किया तो मैंने ये जाना कि एक्सीडेंट हमेशा हमारी गलती से नहीं होता, कभी कभी दूसरों की गलती से होता है, और उस समय होता है जब हम सेफ्टी मेजर्स फॉलो नहीं करते हैं, सावधानी नहीं बरतते हैं। एक लाइन आपने सुनी होगी, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। ये महज एक लाइन नहीं है, ये वाकई में सच है। और जिस दिन हम शायद हेलमेट नहीं पहनेंगे या बूट्स नहीं पहनेंगे, उस दिन शायद हमारे ऊपर रिस्क ज्यादा होता है ऐसी कोई घटना होने का। तो जैसे आपने हेलमेट की बात कही, तो आमतौर पर जो हमारे यंगस्टर्स हैं जो बाइक को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, उन्हें राइडिंग का तो बहुत शौक है, बहुत राइड करते हैं, लेकिन हेलमेट नहीं पहनना चाहते। वो तभी पहनते हैं जब उन्हें डर होता है कि चालान कट जाएगा। बिल्कुल, इस बारे में मैं ये कहना चाहूंगी कि हम सबको, मैं जनरली मेरे सर्कल में बहुत सारे अलग अलग फील्ड के लोग हैं, बिकॉज अब मैं ट्रेनिंग में आ गई हूँ, तो कोई बिजनेसमैन है, कोई एंटरप्रेन्योर है, कोई वर्किंग प्रोफेशनल है, हर तरह के लोग आते हैं, तो अलग अलग बैकग्राउंड से लोग आते हैं। लेकिन कहना यही होता है जनरली, खासकर यंगस्टर्स का, कि अरे यार मेरा हेयर स्टाइल खराब हो जाएगा। तो आपका क्या कहना है मेरे बारे में? ये एक बड़ी वजह है शायद हेलमेट ना पहनने की। हाँ, तो वही है। बट मैं उन लोगों को यही मैसेज देना चाहूंगी कि बाल तभी सलामत रहेंगे ना जब सर सलामत रहेगा। तो सर को बचाने के लिए हेलमेट, एक एडवर्टीजमेंट आता था जब 90s के दशक में, जहां एक तरबूज रखा जाता था और एक हेलमेट उसके ऊपर रखा जाता था और एक हथौड़े से मारा जाता था, शायद आप उससे तवज्जो रखते होंगे, आता था टीवी पे। वो एक महज एड नहीं था, वो सच्चाई है। जब हम बाइक चलाते हुए या किसी तरीके से एक्सीडेंट होता है और हम गिरते हैं, तो हमारा सर एक तरबूज की तरह होता है जो चोट खा के फूट सकता है। तो अगर हम हेलमेट पहने हैं तो वो चोट हेलमेट अपने ऊपर ले लेता है और हमें बचाता है। तो जैसे हमें पता है कि आग कहीं जल रहा है तो उसमें हाथ नहीं डालना है, तो सेम अगर हम बाइक पे चल रहे हैं तो बिना हेलमेट के हम नहीं निकलेंगे। तो ये मेरा मैसेज सभी यंगस्टर्स को है और इवन बड़ों को भी, कि हेलमेट पहने, सेफ रहे और अपनी खूबसूरत त्वचा और अपने प्यारे से चेहरे को बचा के रखें, और हेलमेट जरूर पहने जब आप बाइक चलाएं। यानी कि अपना तरबूज अगर बचाना है तो हेलमेट जरूर पहने। और भी बातें करेंगे आपसे, और भी चीजें आपसे जानेंगे, लेकिन यहाँ पर वक्त हो गया है छोटे से ब्रेक का। सुपर्णा, आपने बताया कि किस तरह से आपको बाइकिंग का शौक हुआ और कैसे आप इस फील्ड में आई। आप लेकिन एक सिक्योर जॉब कर रही थी, आप इंजीनियर थी, उसी में आप जॉब भी कर रही थी, लेकिन उसके बाद आप बाइकर बन गई। अगर बाइकिंग की बात करें तो इसमें फ्यूचर क्या है? देखिए, जब भी कोई बदलाव आता है तो शुरुआत में जरूर लगता है कि नहीं, पहले ये कहते थे कि अर्थ जो है वो स्टेबल है और सन उसके चारों घूमता है, लेकिन हाँ, जब और रिसर्च हुई, लोगों ने इसको थ्योरी को बिल्कुल खारिज कर दिया, लेकिन जब और रिसर्च हुई तो हाँ, इसको एक चेंज लाया गया। या पहले लड़कियों के लिए डेनिम पहनना भी एक, पैंट्स पहनना भी एक टाबू था, बट अब धीरे धीरे वो चेंज आ रहा है। तो इसी तरीके से अगर आप फ्यूचर की बात करें तो सेफ्टी एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है जिसपे शायद अभी बहुत ज्यादा काम नहीं हो रहा है। आजकल बाइक की बात करें तो एक चाबी ली जाती है, आपको डिलीवरी की जाती है शोरूम पे और आप आगे ले जाते हैं बाइक को, लेकिन उसको चलाना कैसे है, उसको हैंडल कैसे करना है, वो भी बहुत जरूरी है, खास करके यंगस्टर्स। तो मैंने बहुत बार नोटिस किया है कि 18 साल के कम उम्र के भी बच्चों को स्कूटी या बाइक, इवन कार्स भी दे दी जाती हैं, बट उसको चलाना, उसकी ट्रेनिंग करना, अपने सुपरविजन में उसको चलाने देना, वो नहीं करते हैं मम्मी पापा। तो मेरी जो कोशिश है अभी, एक मोटरसाइकिल ट्रेनिंग एकेडमी को चलाने की, जो कि ईगल राइडर एकेडमी के नाम से है, उसके थ्रू मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ। प्लस मैं और लोगों को ये ट्रेनिंग देना चाहती हूँ कि एक मशीन है, इसको आप बिल्कुल जैसे आप एक मैनुअल पढ़ते हैं और उसके बाद चलाते हैं, उससे करिए। आमतौर पर हम क्या करते हैं, भाई से, पापा से, दोस्त से, अंकल से सीख के चल देते हैं, लेकिन उसके साइड इफेक्ट्स कितने हैं वो हम देख ही रहे हैं। अगर आप स्टैटिस्टिक्स उठा के देखें तो सबसे ज्यादा शायद एक्सीडेंट्स गाड़ियों पे, रोड पे होते हैं, बिकॉज हम सेफ्टी नहीं बरतते हैं। तो इसी फील्ड में मेरा काम करने का मन है आगे। आपने बताया आप इंस्ट्रक्टर हैं, लेकिन आमतौर पर लोगों की ये सोच होती है कि जो औरतें होती हैं ना तो वो अच्छी ड्राइवर होती हैं और ना ही अच्छी राइडर होती है। अगर हम रोड पे देखें तो ज्यादातर ड्राइवर हमें कौन दिखते हैं, मैन ही दिखते हैं ना, और एक्सीडेंट्स भी कितने ज्यादा होते हैं। तो हम ये कैसे कह सकते हैं, अगर लड़कियां चला ही नहीं रही हैं गाड़ियां, मतलब अगर परसेंटेज वाइज देखें तो बहुत कम लड़कियां हैं जो गाड़ी
या मोटरसाइकिल, लेकिन लोगों को ये कहना है कि जो भी चलाती हैं वो बहुत रैश ड्राइविंग करती हैं। ये मेरे ख्याल से हमारा एक मेंटल ब्लॉक है, हमारे दिमागी सोच है ये कि लड़कियां अच्छी नहीं चलाती। मुझे लगता है कि लड़कियां बहुत अच्छी होती है मल्टीटास्किंग में। घर में इतने सारी मशीन्स हम ऑपरेट करते हैं, चाहे वो वॉशिंग मशीन हो या मिक्सी हो, अगर हम लड़कों को दे दे तो वो शायद थोड़ा टाइम लेते हैं उसको समझने में, लेकिन लड़कियां बड़ी आसानी से सब काम कर लेते हैं। इवन रोड्स पे भी मुझे लगता है लड़कियां थोड़ी ज्यादा कॉशियस होती हैं, कॉशियस ड्राइवर या राइडर होती हैं, वो थोड़े ध्यान से चलाती हैं। और हमें मौका देना चाहिए लड़कियों को रोड पे आने का, गाड़ियां चलाने का, अपनी फैमिली में। मतलब कई बार ऐसा भी कहा जाता है, मुझसे कहा जाता है कई बार कि आप, बहुत अच्छी बात है कि आपको परमिशन देते हैं आपके ससुराल वाले, आपके फैमिली। मुझे लगता है क्या हमें सच में परमिशन की जरूरत है एक गाड़ी चलाने की रोड पर? जैसे वो लड़कों के लिए है वैसे ही लड़कियों के लिए। और हुनर तो हर किसी में हो सकता है। जब लड़के अच्छा खाना बना सकते हैं, जो कि महिला औरतों का एक फील्ड है, तो लड़कियां अच्छी तरह से बाइक क्यों नहीं चला सकती? तो ये हमारे बस सोच है। आप एक बार मौका तो देके देखिए लड़कियां क्या कर सकती हैं। अच्छा, जब ट्रेनिंग आप दे रही होती हैं या ट्रेनिंग के दौरान कभी कुछ ऐसा फेस करना पड़ा कि ये तो लड़की है, ये क्या बाइक मुझे चलाना सिखाएगी, ऐसा कुछ कभी हुआ? कई बार फोन पे इंक्वायरीज आती है मेरे पास कि हम बाइक चलाना शुरू करना चाहते हैं, प्लीज हमारी हेल्प करिए। तो मैं उनको गाइड करती हूँ। तो लोगों को कई बार ऐसा लगता है कि मैं शायद एज अ रिसेप्शनिस्ट या फिर एज अ CRM मैनेजर कॉल अटेंड कर रही हूँ और ट्रेनर कोई और होंगे। सो अकेडमी में मेल ट्रेनर्स भी हैं, बट ज्यादातर ट्रेनिंग जो है वो मैं ही हैंडल करती हूँ। वो सीनियर ट्रेनर ऑफ रोड ट्रेनिंग देते हैं, मैं बेसिक मोटरसाइकिल ट्रेनिंग देती हूँ। तो जब वो उनको पता चलता है तो कई बार आवाज में एक फर्क नजर आ जाता है। अच्छा। और लगता है कि कहीं एक डाउट है मन में, बट मैं उनको कहती हूँ कि आइए ट्रैक पे मिलते हैं। ये सोच तभी बदलेगी जब हमें रोजमर्रा की जिंदगी में मोटरसाइकिल चलाती हुई लड़कियां दिखेंगी। अगर एक या दो दिखेंगी तो वो हैरानी होती है। जब सभी हर सोचिए 100 आदमियों की तादाद थोड़ी बढ़े, हाँ तादाद नंबर्स बढ़ेंगे। 100 अगर लड़के दिख रहे हैं तो कहीं 30, 40, 50 लड़कियां भी दिखेंगी, तब ये सोच बदलेगी। अगर हम सोशल मीडिया की बात करें तो फोटोज बहुत दिख जाती हैं, एक हैशटैग बाइकर चिक या फीमेल बाइकर या बाइकरेस और इस तरीके के आप डालेंगे तो मैं यकीन से कह सकती हूँ आपको बहुत पिक्चर्स मिल जाएंगी और बहुत डेटा मिल जाएगा। बट क्या आपको रोजमर्रा की जिंदगी में इतनी लड़कियां दिख रही हैं? ये सोच तभी बदलेगी। आज लड़कियां साइंटिस्ट हैं। हमें पता है चंद्रयान 2 में लड़कियों का कितना योगदान रहा है और कितना उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है एज अ साइंटिस्ट। या आप नासा की बात करें, इवन स्पोर्ट्स में बात करें तो PV सिंधु, हर जगह आजकल सानिया मिर्जा, इतने अच्छे इवन हिमा दास जो अभी नंबर 1 पे है रेसिंग में एज अ स्प्रिंटर। तो हर जगह लड़कियों ने नाम कमाया। ये सिर्फ एक मशीन है और ये सिर्फ हमारी सोच है कि लड़कियां ये चला नहीं सकती है। जब हम ज्यादा से ज्यादा लड़कियों को ये मौका देंगे बाइक चलाने का, तो शायद हमें ये भी पता चलेगा कि शायद वो लड़कों को भी पीछे छोड़ दें। अच्छा, ट्रेनिंग के दौरान आप सिखाती क्या है? सबसे पहले होता है, इसमें 2 पार्ट्स हैं ट्रेनिंग के। पहला है फिजिकल, यानी कि कैसे हैंडल करें मोटरसाइकिल को। लोगों को लगता है कि बाइक हैवी होती है या मेरे दोनों पांव अगर नीचे जमीन पर नहीं पहुंच रहे हैं तो मैं बाइक नहीं चला सकती हूँ, लेकिन ये सारे मिथ हैं। अच्छा। इनको ब्रेक करना होता है। एक टेक्निक होती है, अलग अलग तरीके की स्किल्स होती हैं, वो सिखाई जाती है। दूसरा होता है सेफ्टी एस्पेक्ट। सेफ्टी एस्पेक्ट यानी कि रोड पे जब आप चल रहे हैं तो आपको पता है इंडियन रोड कंडीशंस कैसे हैं। वहां पर आपको सड़कों पे गाय दिख जाती है, डॉग्स घूम रहे होते हैं, बच्चे साइकिल चला रहे होते हैं और रॉन्ग साइड से कई बार लोग आते हैं। सड़कों की कंडीशंस अच्छी नहीं है, गड्ढे, पॉटहोल्स, मतलब कई बार ये समझ में नहीं आता कि रोड के बीच में पॉटहोल है, पॉटहोल के बीच में कहीं कहीं रोड दिख रही है। हाँ। और कहीं पर कंस्ट्रक्शन हो रहा था, बारिश में बाइक चलाना, ये सारे अलग अलग सिचुएशंस हैं। लेकिन ऐसे कंडीशन में हम ये तो नहीं कर सकते कि बाइक छोड़ दी बॉस, प्लीज कोई और मेरे लिए करे। अगर मैं मोटरसाइकिल चला रही हूँ तो ये मेरी जिम्मेदारी है कि कोई भी कंडीशन आ जाए हम उसको हैंडल कर सकते हैं। तो एक होती है रोड पे सेफली बाइक चलाना, कोई इमरजेंसी आ जाए, सडनली कोई सामने आ जाए, आगे वाली, मतलब आई शुड नॉट हिट द व्हीकल अहेड ऑफ मी, आई शुड नॉट गेट हिट बाय व्हीकल बिहाइंड मी। तो अपने आप को बचाते हुए सेफली एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचना और सेफ्टी मेजर्स, ताकि आपके ऊपर चलान ना हो। आप कैसे अपने आप को
सेफ रख सकते हैं, चालान सेफ, प्लस अपनी खुद की सेफ्टी, ये ट्रेनिंग होती है। एक तीसरा एस्पेक्ट है मेंटल ब्लॉक। कुछ लोगों को बहुत डर होता है कि मैं 2 व्हीलर से गिर जाऊंगा तो चोट लग जाएगी, लेकिन अगर आप एक बच्चे को देखें कितनी फुर्ती से साइकिल चला रहा होता है, वो गिरता है फिर उठता है फिर चलाता है, वो उस चीज को छोड़ नहीं देता। बट जब हम बड़े हो जाते हैं तो आई थिंक वो एक डर अंदर बैठ जाता है कि मुझे चोट लग जाएगी, या मुझे मेरा स्किन खराब हो जाएगा, या मैं गंदी हो जाऊंगी, या कपड़े खराब हो जाएंगे। आई थिंक उस चीज से हमें निकल के आना होगा, बिकॉज जब तक हम बाहर निकलेंगे नहीं तब तक हमें पता नहीं होगा कि हम लाइफ में क्या मिस कर रहे हैं। आपकी शादी की बात करें तो आपने शादी भी बहुत अलग तरीके से की। आपने बताया कि आपका जो बाइकिंग का शौक है या जो आप ट्रेनिंग देती हैं वो किस तरह से देती हैं और लोगों को उससे किस तरह से फायदा होता है। अगर अब बात करें आपकी शादी की तो वो भी आपने बहुत अनोखे तरीके से, बहुत अलग तरीके से की। टीवी पर शादी की, तो ये आइडिया किसका था, इसमें क्या हुआ था, किस तरह से शादी हुई? तरन्नुम, यहाँ मैं आपको बोलना चाहूंगी कि एक कुछ लाइनें हैं ना, अगर आप किसी चीज को तहे दिल से चाहो तो पूरी कायनात आपको उससे मिलाने में लग जाती है। ये मेरे जो लाइफ स्टोरी है उसमें बहुत ज्यादा एप्लीकेबल है। तो मैं एक बंगाली फैमिली से हूँ और मेरे हस्बैंड यूपी से बिलोंग करते हैं, वो एक यूपी ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो कल्चरल डिफरेंस था और इनिशियली थोड़ी सी रेजिस्टेंस होती ही है फैमिलीज में, क्योंकि हमें डर होता है कि वो हम एक दूसरे को एक्सेप्ट कर पाएंगे फैमिली वाइज। तो जब शादी फाइनल हुई तो मैंने एक विश एक्सप्रेस की कि मैंने बोला कि मुझे बाइक से शादी करने का मन है, लेकिन फिर क्वेश्चंस आए कि क्या पहनोगे, कैसा पहनावा होगा, किस तरीके से वेन्यू पे वो फिट होगा कि नहीं। और इंडियन कल्चर में हमें पता है कि ट्रेडिशनल दुल्हन जो होती है वो थोड़ी शर्माई घबराई हुई सी आती है और आगे की रस्में होती हैं, तो वो थोड़ा सा उस फिट बैठ नहीं रहा था। तो कहीं ना कहीं मतलब शादी से 4-5 महीने पहले ये बात हुई और ये कहीं ना कहीं खो गई, बट मेरे ख्याल से ऊपर वाला कहीं ना कहीं सुन ही रहा था। अच्छा। और शादी से जस्ट 15 दिन बाद मुझे एक टीवी शो से कॉल आया और उन्होंने मुझसे बात की, मेरी स्टोरी जानी और उन्होंने मुझसे कहा कि क्या आप अपनी कहानी दूसरों के साथ शेयर करके इंस्पायर करना चाहेंगी कि आपने एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करके एक मोटरसाइकिलिस्ट की अपने करियर पे आपने आगाज किया। तो मैंने कहा कर सकते हैं, क्यों नहीं। तो ये उनकी तरफ से प्री कंडीशन आया कि अगर आप चाहती है शो पे आना तो आपको अपनी शादी पे बाइक से एंट्री करनी होगी। तो ये तो मतलब मैंने ऊपर वाले को देखा, मुझे लगा कि शायद कोई मुस्कुराया ऊपर से, तो जैसा मैं चाहती थी वो शायद सामने से आया और तब परिवारों ने उस चीज को, मतलब फैमिली ने भी एक्सेप्ट कर लिया। उन्होंने कहा ठीक है चलो, परमिशन ग्रांटेड। तो शादी वाले दिन सब्यसाची जो डिजाइनर है उन्होंने मेरा लहंगा डिजाइन किया था, एक शरारा, और शादी के दिन मैं और मेरे हस्बैंड दोनों सुपर बाइक्स पे हमने एंट्री की और खूब शानदार एंट्री थी, लोगों को बहुत अच्छा लगा और कुछ नया दिखने को मिला। उसका फीचर कई मैगजीन्स में रिसेंटली भी हुआ है और अभी भी उस शादी के काफी चर्चे होते हैं। मैं क्लाइंट कोट करना चाहूंगी, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके हौसलों में जान होती है, पंख होने से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। वाह, बहुत खूब। आपका सिलेक्शन एयरफोर्स के लिए भी हुआ था जी, तो आप उसमें क्यों नहीं गई? फौज में जब सिलेक्शन हुआ बहुत अच्छा लगा। इंडिया में आई थिंक मेरिट लिस्ट जब आई थी 2010 में मेरी, तो मेरा नेशनल मेरिट लिस्ट में 34 नंबर पे आया था। बट उस टाइम पे थोड़ा सा लड़कपन था, कॉलेज से जस्ट निकले थे, तो मैं सही डिसीजन नहीं ले पाई। हाँ, सीरियस नहीं थे। पेरेंट्स ने बहुत मुझे कहा कि ये सही वक्त है, अपने लिए एक अच्छा करियर चुनो, एक अफसर बन सकते हो आप। तो मैं इस तरीके से मैसेज देना चाहूंगी अपने यंगस्टर्स को भी कि आप अपने डिसीजन खुद लीजिए, चाहे आपके फ्रेंड हो या बड़े हो, आप नापिए कि इस चीज का फ्यूचर में क्या इफेक्ट पड़ेगा। उस वक्त तो मैंने अपनी आईटी की जॉब थी उसमें कंटिन्यू किया, लेकिन हाँ बाद में जाके मैंने सोचा कि वो मेरे लिए बहुत अच्छा करियर ऑप्शन हो सकता था। बट वहीं से मैंने एक और इंस्पिरेशन ली कि मुझे अगर देश की सेवा करनी है या दूसरों के लिए, सोसाइटी के लिए कुछ करना है, तो उसके लिए मुझे सिर्फ वर्दी पहनने की जरूरत नहीं है। और बहुत सारे ऐसे यंगस्टर्स हैं जो आर्मी में सिलेक्शन के लिए जाते हैं और सिलेक्ट नहीं होते, तो वो निराश हो जाते हैं और हौसला अपना मतलब खो देते हैं। तो उनको मैं ये मैसेज देना चाहूंगी कि अगर आपको सच में कुछ सेवा करनी है तो फर्स्ट ऑप्शन ठीक है, आप फौज के लिए जा सकते हैं, लेकिन दूसरा ऑप्शन ये भी है कि आप अपने आसपास देखिए। तो मैं आप एक और ऐड करना चाहूंगी कि मेरे घर में जो दीदियां काम करती हैं या गार्ड भैया हैं, मैं उनसे जरूर ये बोलती हूँ कि अपने बच्चों को पढ़ाइए, क्योंकि जब आप उनको पढ़ाएंगे तो वो बड़े होकर कुछ अपने लिए डिसीजन ले सकते हैं, कुछ सोच सकते हैं, तभी उनको कोई अच्छी नौकरी और कोई अच्छा ओहदा मिल सकता है, कोई अच्छा डेजिग्नेशन पा सकते हैं। एयरफोर्स पे सिलेक्शन हुआ, उसमें आप नहीं गई और शादी बहुत ही अनोखे तरह से आपने की। तो जो आपके घर वाले हैं, आपके जो इन-लॉज हैं, आपके जो हस्बैंड हैं, उन लोगों का नजरिया क्या है आपके लिए? इस मामले में मैं कहूंगी
कि मैं बहुत ही खुश नसीब हूँ कि मुझे लाइफ में अच्छे लोग मिले हैं अलग अलग स्टेजेस पे, जिन्होंने मुझे आगे बढ़ने में हेल्प किया है। पहले तो मेरी फैमिली, मेरे पापा मम्मी और मेरी बड़ी दीदी जो कि एक डेंटिस्ट हैं। मेरे मम्मी पापा ने काफ़ी मेहनत की कि हम दोनों को अच्छी एजुकेशन, अच्छे वैल्यूज़ देने की, बिकॉज अच्छे वैल्यूज़ स्कूलिंग से भी फर्क पड़ता है, लेकिन सबसे बड़े टीचर्स हमारे लिए आई थिंक हमारे मम्मी पापा होते हैं, बिकॉज वो कभी भी हमें गलत सीख नहीं देते हैं। मुझे इस तरीके की सोच रखना कि हमें दूसरों की हेल्प करनी चाहिए, जो एक फौज हमें सिखाती है। तो बिना फौजी यूनिफॉर्म पहने मेरे पापा ने शायद मुझ में एक फौजी बना दिया है। तो फौज को मैंने अपनी जिंदगी से शायद थोड़ा सा साइड कर दिया, लेकिन फौज ने मुझे नहीं छोड़ा कभी। अच्छा। तो वो सारे प्रिंसिपल्स अभी भी मेरे लाइफ में हैं कि दूसरों की हेल्प करो, पॉजिटिविटी लाओ और देश की सेवा करो, जिस तरीके से भी आप कर सकते हो, सोसाइटी के लिए कुछ करो। और जहां आती है मेरे हस्बैंड, मेरे पार्टनर सूर्या की, जो बिल्कुल डिफरेंट, वो भी एक ऑल्टरनेट प्रोफेशन में है, वो एक फोटोग्राफर है। तो आज से 10 साल पहले लोगों को लगता था इसमें भी क्या करियर होगा, बट हाँ, वो एक सेलिब्रिटी और लाइफस्टाइल फोटोग्राफर है और अपना उनकी खुद की कंपनी है। अगर फैमिली का सपोर्ट है और अगर आप में वो जज्बा है तो आप कुछ भी कर सकते हैं, कोई आपको रोक नहीं सकता है। जो भी मुश्किलें आती है, हो सकता है कई बार आप स्टेप नंबर 99 पे हैं और आप सोचते हैं कि बस अब नहीं, मे बी एक कदम और लीजिए, हो सकता है आप 100 स्टेप में हो और आप अपनी मंजिल पर पहुंच गए हो। तो कमिंग बैक टू द फैमिली, उन्होंने मुझे एक बेटी की तरह एक्सेप्ट किया है और मुझे उतने ही राइट्स दिए हैं। आज मुझे अगर कहीं शूट पे जाना है या कहीं काम पे जाना है या ऑफिस आवर्स के बियॉन्ड काम करना है, रात को 10 बजे भी घर पे आना है, तो मेरे ऊपर कोई रोक टोक नहीं है, या मुझे किसी को जवाबदेही नहीं करनी होती जो क्यों गए थे, कहाँ गए थे। वो मुझ पे भरोसा करते हैं और मैं सबको यही कहूंगी कि ये बहुत जरूरी है। जब तक हमारे घर वाले हमारा साथ नहीं देंगे और हम अपने ऊपर विश्वास नहीं करेंगे, तब तक हम कुछ नहीं तब तक दूसरे कैसे हमें स्वीकार करेंगे। सुपर्णा, आप गाती भी है। मैं कोशिश जरूर कर सकती हूँ। हाँ, यही रास्ता है तेरा, तूने अब जाना है। हाँ, यही सपना है तेरा, तूने पहचाना है। तुझे अब ये दिखाना है, लक्ष्य को हर हाल में पाना है। मुझे दूसरा मौका जब मिलेगा, अगली बार मैं जरूर अच्छे वॉइस के साथ जरूर, बिल्कुल। आज भी आपने बहुत अच्छा गाया सुपर्णा, आपका यहाँ आने के लिए और हमसे बात करने के लिए, वो भी इतनी मजेदार बातें, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं आप लोगों को और इस मीडियम को, परवास को भी बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आप औरतों को ऐसा मौका दे रहे हैं कि वो अपने आप बारे में आके बताएं, और दूसरे जो टीवी पर देख रहे हैं उनको भी इससे बहुत सारा हौसला मिलता है कि वो भी अपने सपनों को पूरा कर सके। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। थैंक यू। तो ये थी सुपर बाइकर सुपर्णा सरकार। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले हफ्ते। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। आदाब।